नमस्कार। एआर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं खलील सिद्दीकी। आज हम रीट की एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली संख्या पद्धति शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। तो क्या ध्यान दीजिए, देखिए इस प्रश्नावली में हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पता करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इसके अंदर प्राकृत संख्याएं कैसे कहते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे प्राकृत संख्याएं। तो सवाल हमारा ये, प्राकृत संख्याएं कहेंगे किसको हम? तो ये हमें ध्यान रखना है कि वह संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत काल तक चलती है, वह संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत काल तक चलती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो इसको लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5। इस तरह से ये संख्याएं कभी भी खत्म नहीं होती। तो वह संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत काल तक चलती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? कि वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती है और अनंत काल तक चलती है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो एक 0 से प्रारंभ होगी और अनंत काल तक चलेगी। अनंत काल तक चलने का मतलब ये है कि ये संख्याएं कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत काल तक चलती है, कभी भी समाप्त नहीं होती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में हम, लेकिन इससे पहले देखिए, ध्यान दीजिए एक बार। मैंने लिखा है यहाँ पे प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं जो एक से शुरू हो रही है और लगातार चलती रहेगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमने लिखा है इसके अंदर पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ हो रही है और अनंत काल तक चलती है। तो इसके अंदर एक बात हमें नजर आ रही है कि जो प्राकृत संख्याएं हैं जो एक से प्रारंभ हो रही थी, वो की वो संख्याएं इसके अंदर भी आ रही है। तो हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं। समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, परंतु समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। तो इसके अंदर हम नोट लगा के एक बात और ध्यान रख लें कि समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। जबकि समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। तो ये तो थी हमारी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं की बात। अब हम बात करते हैं इसके अंदर पूर्णांक संख्याएं। मैंने लिखा है इसके अंदर पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याओं को समझने से पहले एक चीज हम वापस से देख लें कि पूर्ण संख्याओं के अंदर हमने क्या देखा कि शून्य से प्रारंभ हो रही थी और केवल धनात्मक संख्या यानी कि राइट हैंड की ओर चल रही थी ये संख्याएं। तो इन संख्याओं को हमने कहा था पूर्ण संख्याएं। बात कर रहे हैं हम पूर्णांक संख्याओं की। तो पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा कैसे लिखें कि यदि पूर्ण संख्याओं में ये संख्या जो दे रखी है पूर्ण संख्या, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित कर ली जाए, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित कर ली जाए, तो वह संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो मैंने लिखा है इसके अंदर 0 1 2 3 4 5। इधर की तरफ लिखते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो -1 -2 -3 -4। तो कहने का मतलब ये कि जो ऋणात्मक चिन्ह लगी हुई ये ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है और धनात्मक चिन्ह नहीं लगा हुआ है फिर भी मतलब ये संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाएगी। तो पूर्णांक संख्या हम कैसे कहते हैं कि वे संख्याएं यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित कर ली जाए तो वे संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। अब इसके अंदर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि शून्य को हमने बिल्कुल मध्य में लिखा है। बिल्कुल मध्य का मतलब ये है कि शून्य की वैल्यू जो है वो बिल्कुल उदासीन है। यदि हम शून्य के दाईं साइड जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे, यदि हम शून्य के राइट साइड जाते हैं तो संख्याओं का क्रम क्या होगा? बढ़ता रहेगा। या फिर हम इसके अंदर कहेंगे धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। या हम इसके अंदर कह सकते हैं कि राइट साइड में जाने पर संख्याओं का मूल्य, संख्याओं का मान क्या होगा? बढ़ता रहेगा। जबकि हम संख्या 0 के, शून्य के लेफ्ट साइड में आएंगे तो संख्याओं का मूल्य क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाएगा और संख्याओं का मान हमेशा कम होता रहेगा। तो यदि शून्य के बाईं ओर चल रहे हैं
तो शून्य के बाईं ओर चलने पर संख्याओं का मूल्य कम होता रहेगा और शून्य के दाईं ओर चलने पर संख्याओं का मूल्य, संख्याओं का मान बढ़ता रहेगा। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए हमारे पास में ये संख्या रेखा दे रखी है, इस तरह से कोई संख्या रेखा दे रखी है, इस संख्या रेखा के ऊपर लिखा मैंने इसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे लिख दिया मैंने इसके अंदर 5, यहाँ पे लिखा -1, -2, -3, -4 और यहाँ पे लिखा मैंने इसके अंदर -5। तो कहने का मतलब ये कि शून्य बिल्कुल बीच के अंदर है, शून्य उदासीन है, दाईं ओर चलने पर संख्याओं का क्रम बढ़ रहा है और बाईं ओर चलने पर संख्याओं का क्रम घट रहा है। तो कहने का मतलब ये इस संख्या रेखा पे हम यदि ज्ञात करना चाहें कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो जो शून्य के सबसे बाईं ओर है वो सबसे छोटी संख्या और जो शून्य के दाईं ओर है वो सबसे बड़ी संख्या। तो इसके अंदर सबसे छोटी संख्या हो जाएगी -5 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी +5। तो ये थी पूर्णांक संख्या। इसके बाद में हम देख रहे हैं इसके अंदर सम संख्या। सम संख्याएं बिल्कुल सरल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभाजित होती है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है सम संख्याएं कहलाती है। जैसे हमने एग्जांपल लिखा है इसका 2, 4, 6, 8, 10। इस तरह से ये संख्या भी अनंत काल तक चलती है, कि ये भी कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो सम संख्या हम किसे कहते हैं कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में हम देख रहे हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे मैंने लिखा है इसके अंदर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारी संख्याएं, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में हम लिख रहे हैं इसके अंदर पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं की परिभाषा क्या है कि वे संख्याएं जिनके समान रूप से गुणनखंड प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनके समान गुणनखंड प्राप्त किए जा सकते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अथवा यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। जैसे मैंने लिखा है इसके अंदर यहाँ पे 4, तो इस 4 के हम जानते हैं कि 2 × 2 यानी कि समान गुणनखंड प्राप्त हो गए। मैंने लिखा है इसके अंदर 9, तो 9 के 3 × 3 इसके भी समान गुणनखंड प्राप्त हो रहे। मैंने लिखा मान लीजिए 16, तो 16 को लिखा मैंने इसके अंदर 4 × 4 यानी कि इसके समान गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। तो ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएगी। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से यदि गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या होता है। फिर मैंने लिखा है इसके अंदर पूर्ण वर्ग संख्याओं के बाद में लिखा मैंने इसके अंदर पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन संख्याएं, तो पूर्ण घन संख्याएं किसे कहते हैं कि वे संख्याएं जिसको उसी संख्या से यदि 3 बार गुणा कर दिया जाए, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या की पूर्ण घन संख्या कहलाती है। जैसे मैंने लिखा है इसके अंदर 2 का घन, तो 2 का घन परिभाषा ने देखा पढ़ने कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दिया जाए, तो मैंने क्या किया इसके अंदर 3 बार गुणा कर दिया इसको, 2 × 2 × 2, तो इसका गुणनफल आ रहा है 8। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 जो है इस 2 का घन संख्या है। तो यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का पूर्ण घन संख्या कहलाती है। फिर परिमेय संख्या, मैंने लिखा है यहाँ पे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु Q इज नॉट इक्वल्स 0, तो वह परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है।
कहने का मतलब ये, यदि कोई संख्या दे रखी है हमारे पास में जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, तो वह संख्याएं क्या हो जाएगी, परिमेय संख्याएं हो जाएगी। जैसा मैंने लिखा है इसके अंदर 5, तो मैं इस 5 को यदि 5 बटा 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने लिखा है यहाँ पे 3 बटा 11, या लिख दिया मैंने इसके अंदर 7 बटा 9। तो ये सारी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो और q यानी कि हर शून्य के बराबर ना हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद में हम जस्ट इसका ऑपोजिट अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं पढ़ चुके हैं। अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं किसे कहेंगे हम, कि वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। मैंने लिखा है यहाँ पे वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे जैसे मैंने लिख दिया इसके अंदर, मान लीजिए अंडर रूट ऑफ 33, अंडर रूट ऑफ 33, इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। मैंने लिख दिया, मान लीजिए कोई प्रतीकात्मक संख्या, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे पाई, जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। मैंने लिख दिया इस तरह से कोई संख्या, मान लीजिए दे रखा 0.31275 या 2, इस तरह से अपने पास में कोई संख्या दे रखी है जो कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या हो, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद में हम देख रहे हैं अभाज्य संख्याएं और संयुक्त संख्याएं। ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिए। मैंने कोई एग्जांपल लिखा, मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने 11, या 11 के बाद में लिखा मैंने इसके अंदर 13, या फिर लिख दिया मैंने इसके अंदर 7, या लिख दिया मैंने इसके अंदर मान लीजिए 23। इन संख्याओं को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये प्राप्त पता चलेगा इसके अंदर कि इस संख्या में या तो मतलब 1 का भाग जाता है या फिर 7 का भाग जाता है, या तो 1 का भाग जा रहा है या फिर 7 का भाग जा रहा है। इस संख्या में देखा हमने कि या तो इसमें 1 का भाग जा रहा है और या फिर इसके अंदर 11 का भाग जा रहा है। इस संख्या को देखा हमने गौर से, तो 1 का भाग जा रहा है या फिर 13 का भाग जा रहा है। इसमें या तो 1 का भाग जा रहा है या फिर 23 का ही भाग जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वे संख्याएं जिनमें 1 का या स्वयं उसी संख्या का भाग जाता हो, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। वे संख्याएं जिनमें 1 का तथा स्वयं उसी संख्या का ही भाग जाता हो, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो मैंने लिखा है इसके अंदर अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें 1 का तथा स्वयं उसी संख्या का ही भाग जाता हो, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती वे संख्याएं जिनमें 1 का तथा स्वयं उसी संख्या का ही भाग जाता हो, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके एग्जाम्पल मैंने लिख दिए। इसके बाद में हम देख रहे हैं इसके अंदर संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, तो अगर हम इन संख्याओं को गौर से देखें, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने लिख दिया मान लीजिए 24,
तो 24 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर 1 का और 24 का, इनका तो भाग जा ही रहा है। यदि हम 24 को गौर से देखें तो इसमें हमें पता ही चला कि 1 का और 24 का भाग तो जा ही रहा है। इसके अलावा देखिए 2 का ही भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, 12 का जा रहा है और 24 का जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्याओं में हमने देखा था कि वे संख्याएं जिनमें 1 का और स्वयं उसी संख्या का ही भाग जाता हो, अन्य किसी संख्याओं का भाग नहीं जाता हो, तो वह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। परंतु संयुक्त संख्याओं में हम क्या देख रहे हैं कि 1 का और स्वयं उसी संख्या का भाग तो जा ही रहा है, साथ ही साथ अन्य संख्याओं का भी भाग जा रहा है। तो वे संख्याएं जिनमें 1 का और स्वयं का भाग जाता हो, स्वयं का भाग तो जाता ही जाता हो, साथ ही साथ अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, तो वे संख्याएं संयुक्त संख्याएं कहलाएगी। तो लिख देता हूं मैं इसके अंदर वे संख्याएं जिनमें 1 का तथा स्वयं उसी संख्या का भाग तो जाता ही हो, साथ ही साथ अन्य संख्याओं का भाग भी जाता हो, तो वे संयुक्त संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जिनमें 1 का तथा स्वयं उसी संख्या का भाग तो जाता ही जाता हो, साथ ही साथ अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, तो वे संख्याएं संयुक्त संख्याएं कहलाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम इसका अगला पार्ट, जिसमें हम इस प्रश्नावली के अंदर बची हुई जो संख्या है उसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। आप सभी से एक निवेदन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।